2.6 2.6 है। इंडियन ट्रेड, क्लोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और ग्लोबल सिस्टम, यानी कि किस तरह से इंडियन ट्रेड जो है प्रभावित हो रहा था उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे। और ट्रेड में हम क्या क्या चीजें निर्यात कर रहे थे। तो आप जानते हो इंडिया जो है फेमस रहा है अपनी कॉटन के कारण। कॉटन इंडिया का जो है कि प्रोमिनेंट और मुख्य पौधा है। भारत में इसका जन्म हुआ था, सिंडन कहा जाता था इसको। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉटन पैदा होती है और महीन होती है। महीन का मतलब है बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होती है। उस कॉटन का जो कपड़ा होता था वो यूरोप को भेजा जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता था किसको, यूरोपियन कंट्रीज को, और बहुत ही ज्यादा फेमस भी था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि औद्योगिकरण शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी जो किसान थे या फिर यूरोप के जो किसान थे उन्होंने भी कपास को उगाना शुरू कर दिया, उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप भारत की कपास पर प्रतिरोध लगाइए और जो अपनी खुद की कपास है उसका उपयोग करिए, ताकि वहां के स्थानीय जो किसान हैं उनको भी फायदा मिल सके। इस बात को देखते हुए एक समय ऐसा आया जब जो है इंडियन कॉटन पर क्या लगा दिया अंग्रेजों ने, टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया। क्या ब्रिटिशर इम्प्लीमेंटेड द न्यू टैक्स ऑन द इंडियन कॉटन। उन्होंने भारतीय जो कॉटन है उस पर टैक्स लगा दिया। तो अब भारत की जो कोई भी कपड़ा जाएगा वो कपड़ा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि उस पर टैक्स लग रहा है। और जबकि जो इंग्लैंड में प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो सीधी सी बात है किसकी मार्केट डाउन हुई, इंडियन जो कॉटन है उसकी मार्केट डाउन हो गई। 19th सेंचुरी में रियल में चल क्या रहा था, देखिए क्या हुआ। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड उसमें क्या हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, और इंडिया से क्या आते थे, कपड़ा यानी कि क्लॉथ वो मंगवाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने अपने खुद के इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया, कपड़े बना करके दुनिया में बेचना शुरू कर दिया। दुनिया में क्या करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। और भारतीय कपड़े पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो सीधी सी बात है भारतीय कपड़ा अब जो है कंपटीशन से आउट हो गया था। किससे आउट हो गया था, कंपटीशन से आउट हो गया था कंप्लीटली। देखिए आप भारतीय कपड़े का निर्यात किस तरह से गिरता है, लगभग देखो 18th सेंचुरी में इंडिया से 13% जो क्लोथ जाते थे, लेकिन यही संख्या जो है 1815 में लगभग कितनी रह गई थी, लगभग 15% रह गई थी। और देखिए 1817 में ये केवल 3% रह गया था। देखो 1800 में 30% कपड़ा जा रहा है, 1815 में वही 15% है, और 1870 में वो कितना परसेंट रह गया, 3% रह गया। तो आप पूछ सकते हैं कि सर फिर कपड़े नहीं जाते थे तो जाता क्या था इंडिया से। तो देखिए वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो क्या निर्यात करते थे, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे वो रॉ मटेरियल। कैसा मटेरियल, रॉ मटेरियल। क्या करते थे, इंडिया से वो कॉटन लेते थे, उस कॉटन को क्या करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंग्लैंड भेजते थे, और इंग्लैंड भेजने के बाद यहाँ पर कपड़ा बनता था, क्लॉथ बनते थे, और उन्हीं क्लॉथ्स को इंडिया की मंडी में, बाजार में, मार्केट में ला करके ऊंचे दामों पर बेच देते थे। सीधी सी बात है सारा लाभ किसको जा रहा था, इंग्लैंड को जा रहा था। सारा लाभ किसको जा रहा था, ब्रिटिशर को जा रहा था। इस तरह 19th सेंचुरी में इंडिया से जो मुख्यतः जो चीज जाती थी वो थी कॉटन, ओनली रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल में यानी कच्ची कपास जाती थी, कपास सीधी खरीदी जाती थी, उसके बाद ट्रेनों में लादी जाती थी, फिर बाद में पोर्ट्स पर पहुंचाई जाती थी, और पोर्ट से सीधी कहाँ भेज दी जाती थी, इंग्लैंड भेज दी जाती थी। इंग्लैंड में उद्योग थे, वहां पर मशीनें थी, उन मशीनों से कपड़ा बनता, और वो कपड़ा वापस ला करके भारत में उसी हालात में ला करके बेच दिया जाता, और उससे बहुत लाभ होता था। या फिर वो चीजें ले जाई जाती थी जिनकी रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट में इंग्लैंड में है, जैसे कपड़े को रंगने के लिए नील, जिसके बारे में आप पिछले में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में नील उन्होंने उगाया। और एक चीज थी अफीम, ओपियम, ठीक है, जिसको हम अफीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अफीम। अफीम का वो क्या करता था, इंडिया में प्रोडक्शन करवाता, चाइना को इंपोर्ट करता, चाइना से उसके बदले में चाय लेता, और वो चाय भारत में ला करके कहां भेज देता, इंग्लैंड में। इस तरह उनकी जरूरतें क्या हो रही थी, पूरी हो रही थी। तो इस तरह हमें एक बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया में लगभग ब्रिटिश से बनाए हुए कपड़ों की बाढ़ सी आ गई थी, यानी बहुत ज्यादा कपड़ा वो दुनिया के मार्केट में भेज रहा था और बेच भी रहा था। अब खाद्यान्न और कच्चा माल वो इंडिया से आयात कर रहा था केवल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें टोटली ऑल ओवर में हमेशा ब्रिटेन ही फायदे में रहता था, ब्रिटेन ही सरप्लस रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि वो
एक में जैसे दो देशों पर उसका आधिपत्य है, तो क्या करता था, एक में अगर उसको लॉस हो जाता था तो दूसरे में वो प्रॉफिट कमा करके उसको बराबर कर लेता था। तो इस तरह उसका कॉलोनाइजेशन जो है उस समय में काफी बढ़ गया था। और साथ में 19th सेंचुरी में इंडिया में जो वो कमाता था या जो भी कर रहा था, उसको वो होम चार्जेस नाम देता था। क्या नाम देता था? होम चार्जेस। ये होम चार्जेस हिंदी में क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं देसी खर्चे। इसका मतलब है इंग्लैंड में ये पैसा कहाँ लगता था? अगर भारत में कोई भी ऑफिसर आया था इंग्लैंड का और उसको पेंशन देनी है, या तो उसको क्या देनी है? पेंशन, या किसी ऑफिसर के घर पैसे भेजने हैं, मनी भेजनी है या रुपये भेजने हैं, या फिर कोई भी खर्चा जो कि इंग्लैंड ने भारत में किया, चाहे वो खुद के अधिकारियों पे किया, वो सभी क्या कहलाता था? होम चार्जेस कहलाता था। यानी कि वो कहता था कि भाई हम जितना व्यापार कमा रहे हैं या जितना लाभ कमा रहे हैं वो हम आपके होम चार्जेज पर ही क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। इस तरह से उस समय में इंडिया का जो टेक्सटाइल है, यानी जो बने हुए कपड़े हैं, वो कमजोर हो गए और उससे एक्सपोर्ट होते थे कच्चा माल, रॉ मटेरियल और खाने की चीजें। इस तरह से इंग्लैंड जो है ऑल ओवर टोटल रूप से अगर हम देखें तो हमेशा सरप्लस स्थिति में रहता था। थैंक यू वेरी मच।